हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं फिर से एक बार। आज मैं आपको करवाने वाला हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2, यानी जहां हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था बिल्कुल वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने एकदम बेसिक से स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट से आयनिक कंपाउंड्स तक का सारा पार्ट समझ लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। या यूं कहूं, आज हम मेटलर्जी का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। मेटलर्जी क्या है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना एक तरीके से, वो वाला पार्ट हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिव्यू दे दूं। तो देखो, हमारा ये जो चैनल है आर्म्स जूनियर, इस पे आप वीडियोस देखते ही रहते होगे हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। साइंस में तो सारा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हर एक चैप्टर का आपको डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपसे रिलेटेड कोई मोटिवेशनल वीडियो रहेगा कि 90 प्लस कैसे स्कोर किया जाए, या फिर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, उससे रिलेटेड चीजें आती रहती है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आती है। तो ये सब हम कर रहे हैं आपके क्लास 10th के 0 से 90 प्लस तक के सफर में साथ देने के लिए। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो का पहले ही पता चल जाए। ये तो रही एक बात। दूसरा, आप जो भी एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर हमारे चैनल पे देखें तो उसको एंटरटेनमेंट पर्पस से तो ना देखें, ये तो मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ। आपको वो कैसे देखनी है? आपको वो एजुकेशनल पर्पस से देखनी है, मतलब एकदम ऐसे देखना है कि लाइव क्लास चल रही हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि शायद वो ग्रामीण एरिया से हो या फिर कुछ छोटी सिटीज से हो, जहां पर उनको इजीली ट्यूशंस अवेलेबल ना हो। समझ पा रहे हो? तो स्कूल में तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो एक चाहिए ना, एक नीड है कि अच्छे लेक्चर्स मिल सके, इजी वे में समझ सके किसी भी टॉपिक को, या फिर वो अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट अप कर सके। तो उसके लिए हमने ये सीरीज निकाली है। और इसमें हम साथ में टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको 500 के अंदर टेस्ट टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, जो कि आपके सीबीएसई पैटर्न पे है पूरी की पूरी। और ये आपका 2 महीने तक टेस्ट सीरीज चलेगी। जो पुणे में है वो तो डायरेक्टली आकर यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऑनलाइन वे में भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी टेस्ट सीरीज से आपकी जो तैयारी है, क्योंकि टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी जो है वो और भी अच्छी होती जाएगी, है कि नहीं? और आप खुद बताओ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के 4-5 टेस्ट दे लोगे, मतलब चैप्टर वाइज भी और उसके बाद कंबाइंड टेस्ट भी, अगर आपने 4 कंप्लीट साइंस के टेस्ट दे लिए, 4 कंप्लीट मैथ्स के टेस्ट दे लिए, तो क्या आपकी तैयारी बेटर नहीं होगी? सच सच बताना, बोलो जल्दी। होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगी। तो वही चीज हम लेकर आए हैं आपके लिए, कि बेटर से बेटर चीज हम स्टूडेंट के लिए लेकर आए, जिससे स्टूडेंट वेलफेयर में कुछ हो सके। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्टूडेंट की भलाई चाहिए। ठीक है, और ये भी मैं बताऊं, ये रिफंडेबल है टेस्ट सीरीज। मतलब आप जो 500 दे रहे हो वो आपको रिफंड हो जाएगी, अगर आपने सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए या मैक्सिमम टेस्ट अटेम्प्ट किए। सपोज आपने 90 प्लस टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, मतलब आपने एक दो ही टेस्ट छोड़े हैं वो भी मजबूरी में, तो आपका जो भी रिफंड होगा वो आपको मिल जाएगा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद। समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा, अब ये सब कहने के बाद मैं अपने चैप्टर के ऊपर आ जाता हूँ। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से आपके लगभग 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है 10 मार्क्स का इसमें से आ जाए। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं ज्यादातर देखता हूँ ना, जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इसमें से ही आ जाते हैं। तो आपको वैसे भी ध्यान देना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ही तो नंबर आते हैं। 3 नंबर मतलब आपके लिए बेनिफिट ज्यादा है ना। 25 नंबर की अगर केमिस्ट्री आ रही है, उसमें से 3 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, वो मेटल नॉन मेटल में से आता है। या फिर अगर मैं एक चीज और देखूं, नंबर्स को छोड़ो, ये चैप्टर आपके लिए वैसे भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा है, तो क्या है कि इस चैप्टर में बहुत सारा यूज देखने को मिलता है। यानी केमिकल रिएक्शंस में आप रिएक्शन एंड बैलेंसिंग वाला पार्ट देख लेना, और कुछ एसिड बेस के भी इसमें पार्ट आते हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब वो एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी आपने पढ़ा और यहाँ भी पढ़ा,
तो मिले जुले क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है कि हर कोई एक दूसरे से ट्यूनिंग रख रहा है, तो ये इस केस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इस चैप्टर को इसीलिए आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से करना है, धीरे 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 धीरे। इस चैप्टर को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। इस चैप्टर को जो स्किप करके आएगा वो मान के चलो अपने 10 नंबर गवाएगा, आराम से 10 नंबर गवाएगा। और जिसको 10 नंबर गंवाने हो वो ये चैप्टर बिल्कुल मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जिसको 10 नंबर गंवाने हैं वो ये चैप्टर छोड़ दो, सबसे इजी तरीका है, -10 पे पहुंच जाओगे। इजीएस्ट वे, फेल होने का इजीएस्ट वे क्या है? ये चैप्टर छोड़ दो। और एक दूसरा जो आ रहा है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 2 चैप्टर छोड़ दो, आराम से आप फेल हो जाओगे। और जिसको 90 प्लस चाहिए, जिसको पास होना है, 90 प्लस चाहिए, वो इन 2 चैप्टर को अच्छे से कर लो, क्योंकि इन 2 चैप्टर में से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। ऑब्वियसली कुछ चॉइस भी होते हैं, इसीलिए मैं 15 to 20 कह रहा हूँ। मतलब अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है उसको 28 मान लो, अगर 3 नंबर वाले में चॉइस आ रही है, तो 15 से 20 नंबर इन 2 चैप्टर में से आपको देखने को मिल रहे हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये मिला के शायद 10 नंबर के आएंगे, और ये अकेला 10 नंबर का लगभग आ जाएगा। तो अब आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। समझ पा रहे हो? और नेक्स्ट जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी। तो ये 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं ना जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो आप समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, अब देखो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। 2 चीज है, मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स अगर मैं आपसे बेसिकली सिंपल वे में पूछूं, सिंपलेस्ट वे में, कि मिनरल क्या है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे हमें तो पता है मिनरल पानी में भी होता है, मिनरल तो हर चीज में है। आप पीते हो ना मिनरल वाटर? हम्म। तो देखो मिनरल सिंपली क्या है, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें नेचर में, या यूं कहूं जो हमें अर्थ के थ्रू मिलते हैं या नेचुरली मिलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें नेचुरली प्राप्त हो रहे हैं अर्थ से, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। अब इसका ही एक पार्ट होता है ओर। क्या होता है? ओर, ORE, ओर। अब ये ओर क्या होता है? तो देखो किसी भी मिनरल का ओर वो पार्ट होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर मेटल की हाईएस्ट कंपोजिशन होती है। अब आप कहोगे समझ नहीं आया। अरे सिंपल एग्जांपल, आपने आयरन ओर का नाम सुना है? आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब ये है कि उस ओर में मैक्सिमम पार्ट जो है वो आयरन का है। मैक्सिमम पार्ट क्या है? आयरन का है। और फिर आयरन ओर में से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते? तो इसका मतलब मुझे एक चीज समझ आई कि मिनरल और ओर, बात तो एक ही है कि हमें उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। उसमें से क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। आगे आगे आप और भी चीजें पढ़ोगे। अब आप पूरा का पूरा और तो नहीं निकाल लोगे, यानी पूरा का पूरा मेटल तो 100% तो मेटल उसमें नहीं होगा। सपोज करो किसी और में 70%, एक सेकेंड, सपोज करो किसी भी और में 70% जो है आपका मेटल है, तो 30% क्या है? 30% इम्प्योरिटी है। क्या है? 30% इम्प्योरिटी या अनवांटेड चीज है। ठीक है, क्या है? अनवांटेड इम्प्योरिटी है, जिसको हमें जरूरत ही नहीं है। अब उसको हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? GNGUE, गैंग। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो कैसे हम ये सारे प्रोसेस करने वाले हैं, कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मेटल को प्राप्त करेंगे, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है ये आए भी ना, मैं तो आपकी बुद्धि चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। समझ पा रहे हो? मतलब कि ये कहा जा रहा है कि सभी ओर्स जो है वो मिनरल है, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं है। ऐसा क्यों? अरे सिंपल सी बात है, और क्या होता है? एक टाइप का मिनरल ही तो है जिसमें हाईएस्ट कंपोजिशन में क्या है? कोई मेटल है। यही तो कहते हैं ना। तो यानी कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ये वाली बात तो सही है, ये वाली बात तो सही है, क्योंकि और क्या है? और तो भी एक मिनरल ही है। इसमें आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही थियोरेटिकली समझा देता हूँ। पर ये जो नेक्स्ट पार्ट बोला है ना कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये भी सही है। ये भी सही है। क्या सही है? क्योंकि मिनरल्स जो है वो और हो ऐसा जरूरी नहीं है।
मिनरल तो एक टाइप से एक चीज है कि एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें नेचर से मिल रहा है, जो हमें नेचर से मिल रहा है। अब जरूरी तो नहीं वो और हो 100%, 100% जरूरी वो नहीं है। क्या पता हमें डायरेक्टली मेटल मिल जाए, जैसे कि जो हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं करते, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा, तो ये तो मिनरल फॉर्म में मिल रहा है, ये और फॉर्म में नहीं मिल रहा, तो वो भी तो है ना। तो यानी कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स में। अब ये देखो, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है समझना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कुछ कुछ क्या है कि हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरेंस है। और इसके अलावा वो कार्बोनेट फॉर्म में भी मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके अलावा वो सल्फाइड में भी मिलता है। इसके अलावा वो और भी चीजों से मिलता है, जैसे कि वो हमें डेट डेट लिविंग से भी मिल रहा है। तो अलग अलग तरीका है कार्बन को प्राप्त करने का। वो हालांकि हमारा नॉन मेटल है, मैं एग्जाम्पल नॉन मेटल का दे रहा हूँ, लेकिन मेटल का भी तो केस यही है, या तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है, या तो ये सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है, या ये फ्री स्टेट में भी तो मिल रहा है। और जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उसको हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हमें इस प्रोसेस में देखने को मिलने हैं। तो ये प्रोसेस आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है, देखो, जैसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब यह है कि ओर के अंदर कंसंट्रेटेड पार्ट हमारा मेटल है, बाकी का पार्ट क्या है, अनवांटेड इम्प्योरिटी यानी कि गैंग। अब देखो उसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो हमारे मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे, जो मेटल हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, ठीक है, ये तो पता है ना, कैल्शियम है, रिएक्टिविटी सीरीज में करवा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में भी। इवन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का भी अगर आपने लेक्चर देखा होगा, उसमें भी मैंने करवाया है रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो तो आपको हमेशा याद रखनी है, याद करने का तरीका भी बताया, ट्रिक भी बताई है मैंने, जिससे सब याद कर लेंगे, ठीक है। हाई रिएक्टिविटी वाले कौन कौन से, कैल्शियम, सोडियम, वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसमें से कोई भी अगर हमारे पास आ जाता है हाई रिएक्टिविटी वाला, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। मोल्टेन और मतलब वो जो आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, जैसे NaCl है, ठीक है, सपोज करो NaCl है, NaCl का मैंने ब्राइन सॉल्यूशन लिया। NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता ही है, यानी सॉल्टी वाटर, यानी कि NaCl प्लस वाटर, जिसमें मतलब पानी के अंदर मैंने नमक मिला रखा है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते थे, या फिर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या फिर NaCl सॉल्यूशन, या फिर सॉल्टी वाटर। अब उसमें से अगर मुझे सोडियम को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मैंने बता भी रखा है, क्या होता है देखो। सपोज करो ये ब्रीकर है जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन या सॉल्टी वाटर है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन रहता है NaCl का। NaCl एक्वस मतलब ही समझ जाओ कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या है, NaCl, यानी सॉल्ट। सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्ट कम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी डालूंगा। एक तरफ रहेगा मेरा इलेक्ट्रोड, एक तरफ रहेगा कैथोड। प्लस प्लस प्लस, ये मेरा एनोड वाला पार्ट, ये मैं सिंपली बता रहा हूँ, ये क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, सिर्फ रिवीजन है। अब ये देखो, ये टूटेगा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में, तो Cl निगेटिव वाला पार्ट आएगा कैथोड एनोड पे, और Na पॉजिटिव जो कैटायन है वो आएगा कैथोड पे। समझ रहे हो, तो हमें Na पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, समझ रहे हो। तो जो हमारे हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट होंगे उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्राप्त करेंगे, उससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, जैसे यहाँ हमें सोडियम मिल जाता, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं बात करूं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वालों का, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का, तो मीडियम रिएक्टिविटी मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, जैसे कि कौन कौन से आते हैं, Al, Zn, Fe, लेड, ठीक है। ये हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले हो गए। अब इनकी अगर मैं बात करूं, ये हमें मिलते हैं कार्बोनेट फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, या फिर सल्फाइड फॉर्म में।
तो यानी कि इसके कार्बोनेट और सल्फाइड और बनेंगे। ये बात तो क्लियर है ना। जैसे सपोज करो मैं बोलूं जिंक कार्बोनेट, बोलूं जिंक कार्बोनेट, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर। अब अगर मैं इसका लिमिटेड एयर में ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो फिर क्या होगा, ऐसी सल्फाइड और देखो HgS, यानी कि क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मरकरी होता है ना Hg, या ZnS जिंक सल्फाइड, इसको भी देख लो। तो जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो हमें दो टाइप से मिल रहे हैं, या तो कार्बोनेट वाले और में या सल्फाइड और में। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग हम करते हैं बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए, किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। और ये मैं बता दूं, जो हमारे लो रिएक्टिविटी वाले भी हैं वो भी सल्फाइड ओर्स में मिल सकते हैं, वो भी सल्फाइड ओर्स में या सल्फाइड फॉर्म में मिल सकते हैं। उसमें भी सेम केस में रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेट वाले में कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखो इसका कैल्सिनेशन होगा क्योंकि कार्बोनेट फॉर्म में है, और यहाँ पर रोस्टिंग होगी क्योंकि सल्फाइड फॉर्म में है। यहाँ पर भी सेम सल्फाइड फॉर्म है, लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट, इसमें भी क्या करेंगे हम, रोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि सल्फाइड के लिए हमें रोस्टिंग याद आ जाना चाहिए, सल्फाइड मतलब रोस्टिंग और कार्बोनेट मतलब कैल्सिनेशन। C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, ऐसे याद रख लो। ठीक है, सिंपल है याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये दोनों जो प्रोसेस है, ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के लिए है। उसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे और क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, प्योरिफिकेशन, वो तो लास्ट प्रोसेस आता है। उससे इतना आगे तक का आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, कार्बोनेट और सल्फाइड और वाला। कार्बोनेट के केस में कैल्सिनेशन होता है, सल्फाइड और के केस में रोस्टिंग होता है। अभी मैं रिएक्शन फॉर्म में आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको रिएक्शन फॉर्म में एक एक को बारीकी से समझाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन मेन टॉपिक पे। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये सिंपल है, नेम द मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अभी बताया था जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, बताओ जल्दी। अब देखो स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब ओर से हम मेटल को जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, चार स्टेप आपको याद रखने हैं। ठीक है, चार स्टेप आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या आता है हमारा, गैंग। गैंग मतलब जो हमारी अनवांटेड इम्प्योरिटीज है, ठीक है, जो हम बाहर निकालना चाहते हैं, अरे वेस्ट है मतलब, सिंपली सी चीज है। एक बाल्टी है, सपोज करो एक बाल्टी है, उसमें से मुझे रेत अलग करनी है, उसमें रेत भरी हुई है। ठीक है, उसमें से मुझे रेत अलग करनी है, और जो मेरा काम का पार्ट है, जो छोटा पार्ट है, यानी कि उसके अंदर कुछ सिक्के डाल रखे हैं, मुझे वो सिक्के अलग करने हो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए गैंग हो गई वो रेत। ठीक है, वो रेत जो मुझे अलग करनी है, और जो सिक्के हैं वो मेरे लिए मेटल है या फिर जो मुझे चाहिए वो चीज है। अब उसको मुझे अलग करना है तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होंगे। कुछ कह रहे कुछ क्या करेंगे, उसको ऐसे झाड़ झाड़ के अलग करेंगे, या फिर उसको फिल्टर ना करके कुछ और भी तरीका हो सकता है, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन। मैं क्या करूं, मैग्नेट ले जाऊं, और क्योंकि सिक्के, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेट से चिपकेंगे, तो वो क्या होगा, वो अपनी तरफ आते रहेंगे और सेपरेट कर लेंगे। तो बहुत सारे सेपरेशन के तरीके होते हैं, बट ये चीज बताने का मतलब क्या है कि गैंग गैंग यानी अनवांटेड इम्प्योरिटी को मुझे अलग करना है। ठीक है, ये भी इस टाइप से समझ सकते हो कि जैसे यहाँ मैंने रेत को गैंग माना था, तो ऐसी किसी भी प्रोसेस में अगर मुझे मेटल को अलग करना है इम्प्योरिटीज से, और वो इम्प्योरिटीज मेरी क्या कहलाएगी, गैंग कहलाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस वही होता है। ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, कॉल्ड गैंग। देखा, आ गई ना सैंड और सॉइल। मेटल जनरली क्यों, क्योंकि देखो जब आपको कहीं से भी मिल रहा है, चाहे वो आपको फ्री स्टेट में भी मिल रहा है, अगर आप किसी मेटल को प्राप्त करना चाह रहे हो, अगर अर्थ क्रस्ट से भी निकालना चाह रहे हो, तो उसके अंदर अर्थ में सॉइल है, सैंड है, तो वो उस पर चिपका हुआ रहेगा, उसको ही मुझे अलग करना है, या उसी के अंदर होगा, ये भी कह सकते हैं सैंड के अंदर ही होगा, सॉइल के अंदर ही होगा, है ना। तो उसको मुझे निकालना है, क्योंकि माइनिंग के बारे में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, माइनिंग के बारे में, तो सारे मिनरल्स तो मिल हमें जमीन के अंदर से ही रहे हैं ना। कहाँ से मिल रहे हैं, जमीन के अंदर से, जहां पर सॉइल है, सैंड है। तो गैंग भी होगा, सिंपल सी बात है, उसी को हम गैंग बोल देते हैं, जो हमारा अनवांटेड पार्ट होगा। और मेटल हमारे लिए मेन पार्ट है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है।
समझ पा रहे हो? नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। अब देखो रोस्टिंग का केस मैंने बता दिया था, सल्फाइड और को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड से। कैसे करते हैं? हीट करके। कैसे? हीट करके। अभी तक मैंने सिर्फ रोस्टिंग बताया था कि सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग है। अब इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सपोज करो कोई भी हमारे पास सल्फाइड और है, कोई भी सल्फाइड और, जैसे जिंक सल्फेट है। अब यहाँ पर मुझे इसको ऑक्साइड में चेंज करना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको हीट कर दूंगा और ZnO बना लूंगा। क्या बना लूंगा? ZnO बना लूंगा। अब ये काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है। एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या है? द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटिंग एयर। अब यहाँ पर हमें एक्सेस, बहुत ज्यादा एयर की जरूरत नहीं है, कम एयर की जरूरत है, क्योंकि जब वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो ऑलरेडी उसके पास ऑक्सीजन तो है, तो अब बहुत ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हीट दी, सपोज करो ये लिखा था जिंक कार्बोनेट, इसको जैसे ही मैं हीट दूंगा, ये ZnO में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटा। एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का देखो। अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट होता, इसको मैंने हीट दी, क्या बनाई है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर। समझ पा रहे हो ना? थोड़ा सा तो, थोड़ा सा तो समझ ही पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहा होगा। बस थोड़ा सा भी अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, तो भी बहुत सही है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ आ रहा है। हम्म। अरे जल्दी बताओ। नेक्स्ट इज रिडक्शन। ये वाले प्रोसेस जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, ये वाले प्रोसेस आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आई थिंक। यहाँ पर देखो, ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। रिडक्शन में क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिडक्शन मतलब समझते हो ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको वही तो करना है। जैसे यहाँ मेटल ऑक्साइड है कोई भी, जैसे जिंक ऑक्साइड ही ले लेते हैं, अभी हमारा ये बढ़िया चल रहा है। जिंक ऑक्साइड का जब मैं किसी नॉन मेटल से रिएक्ट कराऊंगा, नॉन मेटल में मैंने क्या ले लिया? कार्बन ले लिया। क्या ले लिया? कार्बन। तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर जिंक आ जाएगा। तो बेसिकली कार्बन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कार्बन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? उसने जिंक को क्या कराया? रिड्यूस कराया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो आपने पढ़ा है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो क्या करे, सामने वाले को रिड्यूस करा दे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। तो वही काम तो कार्बन ने किया है यहाँ पे। इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। इसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हुआ? खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया इस तरीके से। समझ पा रहे हो ना? खुद रिड्यूस हुआ और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ रहे हो? बोलो जल्दी। एक बार देख लो ये सब। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे कैल्सिनेशन, रिडक्शन, ये प्रोसेस नहीं पूछता है, ये कुछ और चीजों से जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पूछता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है, या फिर ऐसे कौन सा नॉन मेटल है जो जिंक ऑक्साइड के साथ उसको ऑक्सीडाइज करा देगा, रिड्यूस करा देगा। या फिर ZnCO3 जिंक कार्बोनेट से कैसे हम जिंक ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट ले रहे हैं मतलब कौन सा प्रोसेस लग रहा है? कैल्सिनेशन। ठीक है। सल्फाइड और ले रहे हैं, इसका मतलब, ज्यादा डीप में नहीं जाना, सल्फाइड और ले रहे हैं तो इसका मतलब रोस्टिंग होगा। ये बात आपको बस क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे ही आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग, रिफाइन मतलब समझते हो ना? रिफाइन मतलब यही होता है कि अच्छे से अलग कर लेना। ठीक है। एक चीज को और दूसरी चीज को रिफाइन करने का मतलब यही होता है। इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डायग्राम। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से देख लिया ना, मैंने अभी इलेक्ट्रोड वाला, इलेक्ट्रोलिसिस वाला आपको एग्जांपल करवाया था ना NaCl का, वो समझ लिया तो ये भी समझ आ जाएगा। अब आपको ये पता है प्लस वाला क्या होता है? एनोड।
आपको पता है नेगेटिव वाला क्या होता है? कैथोड। और कैथोड पे कैटायन अट्रैक्ट होता है, कैथोड पे कैटायन और एनोड पे एनायन। लेकिन यहाँ एनायन कैथोड की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ कॉपर लेके चल रहे हैं। सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं? कॉपर। और कॉपर पे कौन सा चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर है। एनोड पे क्या है? इम्प्योर कॉपर, जिसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटीज है बहुत सारी। अब उस इम्प्योरिटीज को कैसे अलग करेंगे वो देखो। तो कैथोड क्या कर रहा है? स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर की बात कर रहा है। एनोड मतलब कैथोड जो है हमारा, ये क्या करेगा? ये सिर्फ प्योर वाला जो हमारा कॉपर पार्ट है, यानी कॉपर मेटल पार्ट है ना प्योरली, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और जो हमारा रेजिड्यू पार्ट है वो एनोड पे फिर से जाता रहेगा, फिर से आता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है इसका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। सॉलिडिफाइड कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 होता है, जो ब्लू कलर का होता है। आपने पढ़ा है ना कॉपर सल्फेट? अरे ये कोरोजन में भी आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का होता था, जिसमें कील डाल देते थे, जैसे हम आयरन नील डालते थे जैसी, तो क्या होता था कुछ टाइम बाद हम देखते थे कि उसका कलर चेंज होके ब्लू से ग्रीन हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? ड्यू टू कोरोजन, उस पे कोरोजन आ जाता था। सिंपल सी चीज है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लो, जो प्रोसेस मैंने अभी बताया ना उसको थोड़ा सा पढ़ लो। On passing the current through electrolyte, the impure metal from anode dissolves into the electrolyte, जैसे अभी हमने देखा था। Next, an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode। मतलब क्या हो रहा है? जो प्योर मेटल का इक्विवेलेंट अमाउंट है वो किस पे जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है। आ कहां से रहा है? एनोड से। एनोड टू कैथोड चल रहा है। The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is called anode mud। और जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो कहाँ सेटल हो रही है? एकदम बॉटम में, एकदम बॉटम में, जिसको हम एनोड मड कहते हैं। इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लोगे तो अच्छा है। अगर कोई एक्स्ट्रा एडिटिव क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर पाओगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, या मैं कहूँ फर्स्ट चैप्टर में भी ये आप पढ़ चुके हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। अब झूठ मत बोलना कि नहीं पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल देंगे नहीं था फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे हैं कुछ। लेकिन मैं आपको वो बताऊं, मैं भी थोड़ी सी खबर रखता हूँ, मैं भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना जागरूक हूँ, मुझे पता है ये सारी चीजें। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से करवाया था और यहाँ पर भी मैं बताने वाला हूँ। क्रोजन क्या होता है ये आपको पता है? स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ एनी मेटल, जो मेटल को खराब कर दे, एक तरीके से क्या कर दे? खराब कर दे। और ये सरफेस पे आता है, किस पे आता है? सरफेस ऑफ मेटल पे। हमेशा आप देखोगे कोरोजन या क्रोड हमेशा सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर होता है, तो ये सरफेस फिनोमिनो है, ठीक है। और होता किस किस पे है? 3 बताए थे मैंने। एक था आपका आयरन, दूसरा था आपका कॉपर, तीसरा क्या था? सिल्वर। तो सिल्वर, आयरन, कॉपर, इन तीनों मेटल पे आपका क्रोजन आता है, ठीक है। डीपली हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसकी रिएक्शंस क्या क्या है। देखो सबसे पहले, the surface of some metals get corroded when they are exposed to moist air for a long period of time, this is called corrosion। मतलब अगर वो किसी मॉइस्ट एयर में लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उस पर क्रोजन आने लगेगा, उस पर स्लो डिग्रेडेशन देखने को आपको मिलेगा, जिसको हम क्रोजन बोलते हैं। आपने घरों में कभी देखा होगा कि अगर आपकी पुरानी अलमारियां हैं लोहे से बनी हुई, उस पे कभी कभी क्या आता है? ब्लैक ब्लैक जंग सा आ जाता है। जंग आपको जो देखने को मिल रहा है, अगर वो लोहे की बनी हुई है उस पे आपको जंग देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है? क्या है वो? जल्दी बताओ। वो क्रोजन ही है ना। सिल्वर की किसी किसी चीज पे आप देखते होगे, अगर आप चांदी के सिक्के खरीदते हो, धनतेरस वगैरह पर हमारे यहाँ खरीदे जाते हैं चांदी के सिक्के, जो कि शुभ माना जाता है, उस पे भी काला कालापन आ जाता है बहुत ज्यादा। वो तो बहुत ज्यादा काला कालापन आ जाता है। वो क्या है? वो भी क्रोजन है। क्योंकि आपको पता है सिल्वर भी एक मेटल है, और उसके ऊपर अगर डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो कोरोड हो चुका है, वो कोरोड हो चुका है। ऐसी कॉपर के केस में आप देखते हो, कॉपर के केस में क्या होता है? कॉपर के केस में हमें ग्रीन कोट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्रीन ग्रीन कलर देखने को मिलता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको और अच्छे से भी समझा सकता हूँ, जैसे कि
यहाँ पर आप देख रहे हो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपको रेडिश ब्लैक टाइप का कुछ ब्राउनिश रेडिश इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है। सिल्वर टैनिशिंग आपको पता ही है कि मतलब चम्मच ले लो, चांदी की चम्मच ले लेते हैं, उसके ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक सा पार्ट अगर देखने को मिल जाए यानी कि वो टर्निश होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो टर्निशिंग है ये किस केस में होता है? सिल्वर के केस में होता है। और हमारा जो डिग्रेडेशन होता है कॉपर के केस में, वो ग्रीन कोटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? ग्रीन कोटिंग। यानी उस पे ग्रीन परत आ गई, इसका मतलब क्या है? उस पे कोरोजन चालू हो गया है कॉपर के ऊपर। समझ रहे हो? आयरन के ऊपर कैसा कलर आता है? रेडिश ब्राउन टाइप का। ठीक है, ये आपको पता ही है। और ये जो ब्राउन ब्राउन सी कोटिंग आपको देखने को मिलेगी, ये आपको आयरन के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से इसको कर लिया है। तो इसको आप पढ़ो। सिल्वर becomes black when exposed to air as it reacts with air to form a coating of silver sulfide। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन होती है, देखो सिल्वर क्या है हमारा, वैसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो वैसे ही ऑक्सीडेशन वाले पार्ट तो नहीं दिखाएगा। लेकिन जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। रिएक्शन क्या होगी इसकी? Ag प्लस H2S गिव्स Ag2S। ठीक है, ये बना लेगा ये वाली चीज। ये चीज आपको पता चल रही है ना? Ag2S बना लेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना आप बाद में अपने आप ही। आपको रिएक्शन ही लिखनी है ना, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत तो नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ फर्स्ट वाले में, इसलिए ये चीजें रिपीट ही हो रही है बार बार। कॉपर के केस में क्या होता है? वो कॉपर कार्बोनेट वाला केस देखा था जिसमें आपको कैसा कलर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, सारी की सारी चीजें। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? एक चीज अगर मैं पूछूं, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? भूलना नहीं है, भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ। आयरन का आपको पता है, आयरन क्या करता है? जब वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। यानी Fe+O2 क्या बनता था? Fe2O3 बनता था। रिएक्शन बैलेंस करूं? ठीक है, Fe2O3 बनता था कि नहीं बनता था? और फिर ये रिएक्ट करता था किससे? क्योंकि इसमें वाटर भी होता था ना। मॉइस्चर का मतलब क्या है? कि उसमें मॉइस्चर है। उसमें क्या है? मॉइस्चर है। उसमें कुछ पार्ट वाटर का भी होता था एडिड इनटू X H2O। ये सारी रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, है ना? इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा फास्ट करवा सकता हूँ क्योंकि पहले पिछला वाला पार्ट जो है मैं ये पिछले वाले पार्ट में कवर कर चुका हूँ ये सारी चीजें। अब इस चैप्टर में ये सब नहीं है, ये वाली चीजें तो रिएक्शन वाला पार्ट हो गया है, कोरोजन क्या है ये सब तो हमने पढ़ लिया था। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे कैसे करना है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बता ही दी थी कि प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ठीक है। इसमें हम और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे गैल्वेनाइजिंग कैसे करेंगे। एलॉयज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलॉयज आपका। वो भी अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, रुक जाओ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, आपको बीच में छोड़ना ही नहीं है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली? तो ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो इजीली कोरोड नहीं होते हैं या जिन पर कोरोजन नहीं आता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ 100%। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊं। कोरोजन सबसे इजीली उस पे आता है जो रिएक्टिव एलिमेंट है ना, जो रिएक्टिव मेटल है, जो रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन से। और जो नहीं करेंगे उस पे कोरोजन जल्दी से नहीं आएगा। जैसे कि कौन कौन से? जैसे हमारा गोल्ड है। ठीक है। गोल्ड क्या एकदम नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, आपको पता ही होगा। पता है ना? गोल्ड पे नहीं आएगा जल्दी से। और किस पे नहीं आएगा? प्लेटिनम, जो उससे भी नीचे है। तो हम दो अगर मुझे देने हो नाम तो मैं दे दूंगा गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं। और रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव।
बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते, लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम हमारे क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट है जो इजीली जिन पर कोरोड नहीं आता है। ठीक है, एक बार इसको देखो, चेक करो जल्दी से। अब आ जाते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के ऊपर। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है, अब ये बताओ। बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या होता है। अगर मैं किसी ऐसे लड़के से भी पूछूंगा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो शायद वो भी ये बता देगा। अरे कोरोजन है, सिंपल, दो चीज तो सबको पता है। कौन कौन सा, कि उसके ऊपर ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो या पेंटिंग कर दो, ये तीन चीज तो सबको ही पता होती है। क्योंकि ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ लिया था जब कोरोजन पढ़ा था, ये तीन चीज तो मैंने बताई थी। हाँ, गैल्वेनाइजेशन और एलॉय वाला पार्ट ये नया है। ये दो पार्ट आपके लिए नए हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कोरोजन आप थर्ड चैप्टर में भी पढ़ोगे और पढ़ भी रहे हो यहाँ पर। है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने झूठ कहा था, आप पढ़ तो रहे ही हो थर्ड चैप्टर में भी। तो कोरोजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ रहे हो, मतलब थर्ड चैप्टर में भी पढ़ रहे हो। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल समझो, किसी भी, जैसे ये मेरी सरफेस है, इसके ऊपर कोरोजन आ गया है। अब इसको मुझे बचाना है कि इस पे कोरोजन ना आए। जब आ गया उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको पहले से अगर मुझे बचाना है तो क्या करना होगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में। तो सबसे पहली चीज जो है वो है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, जो हर बच्चे को पता है। तो ये पढ़ो पहले। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। ये वाली चीजें आपके लिए नहीं है, ये तीन चीज आपके लिए नई नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, मुझे पता था बहुत बच्चे पूछेंगे कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या होगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, एक मेटल होता है जिंक, आपने नाम सुना होगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जिस मेटल पे मुझे लग रहा है ना इस पे रस्टिंग आएगा या फिर इस पे क्रोजन आ जाएगा, टर्निशिंग हो जाएगा, उसको मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सरफेस चढ़ा दूंगा जिंक की। क्या कर दूंगा, जिंक की लेयरिंग कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसके ऊपर जिंक की लेयरिंग कर दूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा इसको क्रोजन से। यानी इसका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, इजीली इसकी टर्निशिंग नहीं होने देगा। ठीक है, ग्रीन कोटिंग नहीं आने देगा। तो इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और ये यूज करते हैं एज अ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक, नेक्स्ट इज एलॉय। अब एलॉय क्या है, सिंपल सी बात है, देखो आपने नाम सुना होगा आयरन के एलॉयज, सुना है ना, आयरन के एलॉयज होते हैं। तो वैसे ही एलॉयज मतलब मेटल का एक पार्ट होगा एलॉय। और ये क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर होता है। क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर होता है। आपने हेमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्लास 9th में पढ़े होंगे, पढ़े ही होंगे ना। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या है, होमोजीनियस। और जिसमें हेट्रोजीनियस, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। सिंपली जो सेपरेबल है वो कौन से होते हैं, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जो नॉन सेपरेबल है वो होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये चीज तो आपको पता ही है। एलॉय भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम सेपरेट इजिली नहीं कर सकते, और जिसमें हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगी। अब देखो, दो या दो से ज्यादा मेटल का ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी इसमें सिर्फ एक सिंगल मेटल नहीं होगा, इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स होंगे। जैसे कि मैं देखूं टीन, और मैं अगर एक दूसरे मेटल को मिक्स कर दूंगा तो क्या होगा, आयरन के साथ अगर मैं कुछ और मिक्स कर दूंगा तो उससे कौन सा एलॉय बनेगा। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन को ही हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो ये तो अभी मैं आपको नेक्स्ट आने वाले पार्ट में भी बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको और क्लियर करा देता हूँ। जैसे क्रोम प्लेटिंग है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पार्ट है। इसके बारे में अगर आप सोच रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता है ना कि जैसे सोने की परत चढ़ा देते हैं, सोने का पानी चढ़ाने वाले बात हो गई, तो वो सब प्लेटिंग में ही आता है। आप कहते हो ना ये असली सोना है और ये पानी चढ़ा हुआ है, मतलब क्या है कि उसके ऊपर सोने की प्लेटिंग हुई हुई है, लेकिन वो रियल सोना नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर से परत चढ़ा दी है। तो वैसे ही यहाँ पे क्रोम की परत चढ़ा देते हैं, क्रोम की प्लेटिंग कर देते हैं।
जिससे उस पे क्या ना आए, जिससे उस पे क्रोड ना आए। ठीक है, एलॉय वाला पार्ट पढ़ते हैं। एलॉय वाला एनोडाइजिंग या मेकिंग एलॉयज यही होता है। क्योंकि होता क्या है कि किसी मेटल पे हो सकता है कि उस पे कोरोजन आ जाए, लेकिन उसके एलॉयज पे नहीं आता है, उसके एलॉयज के ऊपर नहीं आता है। अब एलॉयज के एग्जांपल्स क्या क्या है? पहला है, फर्स्ट इज आयरन। आयरन क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि आयरन का जब हम थोड़े से पार्ट कार्बन से मिक्स कर दें, यानी कि मैंने बहुत सारा आयरन लिया और थोड़ा सा मैंने क्या किया, कार्बन के पार्ट से उसको मिक्स कर दिया, अब इससे एक मिलके एक एलॉय बन जाएगा। तो यहाँ पर भी एक एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, एक एलॉय बना सकते हैं। स्टील का नाम सुना है आपने? स्टील का, स्टील तो यार घर घर में यूज होता है। स्टील की प्लेटें, स्टील के बर्तन तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। स्टील की रॉड आपको देखने को मिलेगी। स्टील क्या है? बेसिकली स्टील क्या है? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। अच्छा, एक चीज और, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में। बहुत बच्चे भूल भी गए होंगे, आई थिंक भूल गए। अरे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता? 1539 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है आपका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट? ये आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। और आयरन से ही तो स्टील बन रहा है, आयरन से ही तो स्टील बन रहा है। स्टील तो एलॉय है ना आयरन का, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम का, है कि नहीं? आयरन एलॉय मैंने बता दिया। आयरन एलॉय क्या है? जिसमें थोड़ा सा पार्ट हम कार्बन का मिला देते हैं। ब्रास क्या है? ब्रास भी एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। किससे? कॉपर और जिंक से। तो ऐसे हमें बहुत सारे एलॉय देखने को मिलेंगे जो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज आपका कॉपर प्लस टीन से बनता है। कॉपर और टीन को मिक्स करो, ब्रॉन्ज बन गया। सोल्जर है जो आपका लेड और टीन से मिलके बनता है। अमलगम है, अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलगम से क्वेश्चन आता है। जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, ठीक है, अगर मैं उसे मरकरी से, मरकरी के साथ मिक्स कर दूं तो क्या होगा? मरकरी का आपको पता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ना, आपको पता ही है। तो कोई भी मेटल मरकरी में मैं डाल रहा हूं तो वो अमलगम बन रहा है। अमलगम क्या है, ये आपको समझ आ गया? जल्दी बताओ। तो यानी अमलगम में मुझे क्या करना है, एक मेटल मुझे मरकरी फिक्स रखना है, दूसरा कुछ भी हो। यानी कि अगर दो मेटल को मैं मिक्स कर रहा हूँ, उसमें से एक मेटल क्या हो, मरकरी हो, तो हमारा अमलगम बन जाता है। स्टील, स्टील क्या है? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। ये तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, ये नीचे का पार्ट ही दोबारा आ गया, ये यहीं तक है। चलो, ये थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत है, ऐसे कुछ नहीं है। अमलगम देखो, अमलगम इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल। पहला ऑप्शन क्या है, मेटल एंड मेटल। अभी मैंने बताया अमलगम क्या होता है, जिसमें से, या अगर हम दो मिक्सचर ले रहे हैं, दो एलिमेंट का मिक्सचर, उसमें से एक मेटल मेरा फिक्स होगा मरकरी, दूसरा कोई भी मेटल हो सकता है। तो यानी इसमें दो चीज मिक्स है, तो वो एक मेटल है और दूसरा मरकरी है, दूसरा मेटल फिक्स है मरकरी। समझ रहे हो ना, अमलगम मतलब क्या है? मेटल प्लस मरकरी। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल, ऑल ऑफ दिस। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दो गलत हो गए, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मेटल एंड मरकरी, सिंपल। जल्दी से देखो इसको, क्लियर है ना? ये वाला पार्ट सिर्फ यहाँ तक है आपका, सिक्स तक। उसके बाद का एक पता नहीं कैसे आ गया, यहाँ तक ही आपको देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, अमलगम तक। ये नीचे का पार्ट वेस्ट है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास ये समाप्त होती है। बहुत सारी चीजें हमने आज की इस क्लास में सीखी, जैसे कि हमने अकरेंस ऑफ मेटल को बहुत आराम से सीखा, और इसमें क्या है, बहुत डीप में नहीं गए। हमने इजी इजी चीजें देखी, यानी रिवीजन के लिए आपका कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट था, उसी पे हमने ज्यादा फोकस किया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। मेन चीज क्या है कि अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए। कितना आता है कितना नहीं आता वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। बहुत लोगों को आता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन वो पेपर में अच्छा करते हैं।
समझ रहे हो ना, गला भी सूख गया मेरा बोलते बोलते। आप आप तो पढ़ रहे हो, लेकिन जिसका काम पढ़ाने का है उसका तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। आप सोचो मेरी मेरी क्या हालत रहती होगी। पीपीटीज बनाना और फिर यहाँ के परफॉर्म करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो देखो, अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कम से कम एटलीस्ट आप भी थोड़ा सा तो सीरियसनेस दिखाओ। थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओगे तो अपने को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपन भी कुछ कर पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे आपके लिए। मतलब हमें भी लगता है कि यार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमें इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि टीचर क्या है कि अगर बच्चे मेहनती मिल गए तो टीचर भी अपने आप ही मेहनत करने लगता है। तो आपको मेहनत करनी है, आपको क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना है, 90 छोड़ो 90 प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए मेहनत लगेगी। और ये मैंने पहले ही कहा है कि 90 प्लस का गेम ऑन है, 90 प्लस का गेम अब शुरू हो चुका है। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करेगा, उसके लिए नहीं जो सिर्फ सोचेगा। सिर्फ सोचने से कभी भी कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो वो सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। जैसे आप सोचो कि मुझे न्यूजीलैंड जाना है, तो सोचने से थोड़ी होगा। आपको खुद चल के टिकट करवानी होगी, आपको एयरपोर्ट तक जाना होगा, फिर वहां पर एयरप्लेन में बैठना होगा, तब आप उड़ के जा पाओगे। अब अगर आप सिर्फ ख्यालों में ही जाना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। आप ख्यालों में ही 90 प्लस लाना चाहते हो, वो एक अलग बात है। वो तो फिर बहुत ही इजी सी चीज है। आप सोचते रहो कि मेरे 90 प्लस आए हैं, क्या चल रहा है, बाप रे बाप, मीडिया वाले मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मैं टॉपर बन गया हूँ। तो वो तो सोचने को आप कुछ भी सोच लो, सोचने में क्या ही जाता है। लेकिन अगर रियलिटी बनानी है ना, सोच को रियलिटी बनाना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, मैं सच बता रहा हूँ। आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ सकती है, हो सकता है रात को जाग के पढ़ाई करनी पड़ सकती है, हो सकता है 12-12 घंटे भी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आप उसके लिए रेडी रहो। उसके लिए आपको रेडी रहना ही होगा, और कोई तरीका है ही नहीं दुनिया में मेहनत करने के सिवाय। और सक्सेस क्या है, बिना हार्ड वर्क के नहीं मिलती, कभी भी याद रखो। ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इसका पीवाईक्यू सीरीज भी लॉन्च करूंगा, ठीक है। आपको वो देखने को मिलेगा जिससे आपको और भी ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में से ही आते हैं, जो मैंने देखा है। पिछले साल का आप सीबीएसई का ट्रेंड चेक कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी टाइप के देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में से अगर आप बात करोगे तो वही टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जो आपके 4-5 टाइप के क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यूज में जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वही करने हैं, लेकिन वो जरूर करने हैं, ये याद रखो। और अगर मैं कह रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है तो मान के चलो वो इंपॉर्टेंट है, यानी वैसे क्वेश्चन आएंगे। और उसी से आपकी तैयारी मजबूत होगी, उसी से आपकी तैयारी मजबूत होगी, और कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हो। तो आज के लिए शायद इतना ज्ञान काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।